Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ruqayya Farooq, instructor of this 1 week crash course of physiology. I hope that all of you are doing well. So beta, as you all know that this is the last day of our physiology crash course. एंड आज जो है वो हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन को और इसके अलावा हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के हवाले से। तो सबसे पहले अगर हाइपरटेंशन की बात करें, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन मसला है, बहुत ही कॉमन हो चुकी है ये चीज़ हाइपरटेंशन, यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर की हमने पिछली लेक्चर्स के अंदर बात कर ली थी कि ब्लड प्रेशर बेसिकली ब्लड का प्रेशर होता है जो वो आर्टरीज की वॉल्स के अगेंस्ट एक्सर्ट कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब अगर किसी पेशेंट के अंदर या किसी पर्सन के अंदर ये ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई रहता है, उसका परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर होता है इन द सिस्टमिक आर्टरीज, तो इस पेशेंट को हम क्या कहेंगे कि द पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि दिस इज हाइपरटेंशन। जब भी किसी पर्सन की मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा जो है वो उसका बीपी मॉनिटर हुआ और लगातार जब भी दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा, और इसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन भी है, आगे हम जेएनसी के अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे कि इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर परसिस्टेंटली इसका ब्लड प्रेशर हाई ही आ रहा है सिस्टमिक आर्टरीज में और 120/80 से ज़्यादा रहता है उसका ब्लड प्रेशर, तो हम उस पेशेंट को कहेंगे द पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव। अब ब्लड प्रेशर को हम लिखते कैसे हैं, इसको हम जो है 120/80 120/80 इस तरीके से हम इसको लिख रहे होते हैं। 120 जो है वो हमारे पास कहलाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि हमारी आर्टीरियल वॉल्स का ब्लड प्रेशर होता है, उस वॉल का जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये कब का प्रेशर होता है, व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड। अब ये जो है वो एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि दिस इज द स्टेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और ये क्या है, हार्ट अपनी रिलैक्सिंग कंडीशन के अंदर है। तो सिस्टोलिक जो है वो बेसिकली वही ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में होता है, और रिलैक्सेशन में जब होता है यानी डायस्टोल, तब जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। ठीक है, 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम जॉइंट नेशनल कमेटी यानी JNC 7 के तहत अगर देखें कि क्लासिफिकेशन क्या की गई है ब्लड प्रेशर की फॉर एडल्ट्स एज्ड 18 ईयर्स या फिर अगर उससे बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनके लिए JNC ने ब्लड प्रेशर को किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमारा होता है 120/80। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का सिस्टोलिक 120 से 139 तक आता है और डायस्टोलिक जो है 80 से 89 तक आता है, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, प्री हाइपरटेंशन कहेंगे। इसके बाद अगर 140 to 159 या फिर 90 to 99 अगर इस रेंज के अंदर ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे स्टेज 1। अब अगर हमारे पास किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है 160 से भी ग्रेटर आता है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जो है वो 100 से ग्रेटर आता है, सो स्टेज को हम कहेंगे स्टेज 2। तो दिस इज द बेसिकली द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जॉइंट नेशनल कमेटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज JNC 7। अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम जो है नॉर्मल मैकेनिज्म्स को भी डिस्कस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए कुछ रेगुलेशंस होती है, कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं। अच्छा, तो वो बॉडी के मैकेनिज्म्स कौन से होते हैं जो बॉडी कंपनसेशन के तहत जो है वो एक्टिवेट करती है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो मैकेनिज्म होता है वो होता है रेनल मैकेनिज्म। रेनल मैकेनिज्म के तहत बॉडी क्या करती है, ECF वॉल्यूम को जो है वो मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, और रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। अब ये सिस्टम जो है वो कैसे चलता है ये हम इसको आगे देखेंगे। दूसरा मैकेनिज्म इसके अंदर होता है इसके अलावा हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म में बेसिकली ये होता है कि जब भी बॉडी का ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होता है, बॉडी ऐसे हार्मोन्स को सीक्रेट करती है जो कि अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कम करते हैं, और अगर डिक्रीज होता है तो उसको ज़्यादा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म की। जब भी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो बैरो रिसेप्टर्स एक किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, कि बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है, इसको कम करना है हमने। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए क्या होता है कि ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिडेरियस को एक्टिवेट कर देते हैं।
अब न्यूक्लियस ऑफ फ्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है वो दो काम करता है। एक तो ये क्या करवाता है कि जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई भी है ब्लड वेसल्स के अंदर उसको कम करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्लड प्रेशर का पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ और कार्डिक आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। तो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स के तहत क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ आएगा, यानी नॉर्मल की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा काम होगा वो ये होगा स्टिमुलेशन ऑफ वेसोडाइलेटर एरिया, जिसके रिजल्टेंट में हमारे पास वेगल टोन इंक्रीज होगी और कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा। अब कार्डिक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैकेनिज्म जो है ये अपना वर्क कर रहा होता है। अब इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास ये होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हम रास सिस्टम भी कहते हैं। अब ये तब हमारे पास एक्टिवेट होता है जब भी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है। कम होने की सूरत में किडनीज जो है वो रेनिन को सीक्रेट करती हैं। रेनिन हमारे पास क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कराता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर बाय द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ACE, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। बाद में जब हम ड्रग्स पढ़ेंगे हाइपरटेंशन की तो वहाँ पर आप इस ड्रग को देखेंगे जो इस एंजाइम को ब्लॉक कर रही होगी। एंजियोटेंसिन 2 को हमारे पास जो है वो फर्दर 3 और 4 में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन मेन जो है हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये करवाता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और इसके अलावा जो है ये हमारे पास एक्टिवेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को। अब ये एंजियोटेंसिन 2, 3, 4 ये तीनों जो है ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करते हैं। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होते हुए नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। दूसरा काम ये होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के एक्टिवेट होने से कि एल्डोस्टेरोन जो है वो हमारे पास क्या करवाता है कि रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड सोडियम की। एल्डोस्टेरोन जो है वो हमेशा वाटर एंड सोडियम को बॉडी के अंदर उसकी रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। अब बॉडी के अंदर जब वाटर और सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ECF वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ECF वॉल्यूम इंक्रीज होने के रिजल्टिंग में बॉडी का वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होने की सूरत में कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा। कार्डिक आउटपुट जब हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हुए नॉर्मल की तरफ ले आएगा। तो ये बेसिकली जो है वो पूरा मैकेनिज्म होता है। अब इसके बाद हार्मोन्स की अगर बात करें तो देयर आर वेरियस हार्मोन्स, जो हमने बात की कि हार्मोनल मैकेनिज्म के तहत बॉडी जो है वो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। तो अब कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, दैट इज एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन, वैसोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन और सीरोटोनिन। इसके बाद हमारे पास कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती है वैसोलैक्टिक इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और C-DAP नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड। तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो सिचुएशन के तहत, यानी जो भी कंडीशन होती है बॉडी के अंदर, अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे पास बॉडी के अंदर करवाना है, इंक्रीज करवाना है, तो फिर ये वाले हार्मोन्स वर्क करेंगे। अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर वैसे ही इंक्रीज हुआ हुआ है, उसको डिक्रीज करवाना है, तो फिर ये वाले हार्मोन्स वर्क करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोकल मैकेनिज्म्स भी होते हैं। लोकल मैकेनिज्म्स के अंदर जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स लोकल वर्क कर रहे होते हैं या फिर लोकल वेजो डायलेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो लोकल वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स के अंदर हमारे पास जो है वो एंडोथीलियम ड्राइव कॉन्स्ट्रिक्टिंग फैक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे होते हैं। इसके अलावा जो वेजो डायलेटर्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टेट, हाइड्रोजन आइंस। इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो हमारे पास वेजो डायलेटर होता है। तो ये लोकल मैकेनिज्म्स होते हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप होती है एसेंशियल या फिर प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसकी कोई अंडरलाइंग कंडीशन या अंडरलाइंग कॉज, अंडरलाइंग डिजीज नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर इंक्रीज हुई है लेकिन हमें उसकी कोई वजह पता नहीं है, इसका कॉज जो है वो अननोन होता है। तो इस टाइप की हाइपरटेंशन को हम कहते हैं एसेंशियल और प्राइमरी हाइपरटेंशन।
सेकेंडरी हाइपरटेंशन वो मेडिकल कंडीशन होती है जो किसी अंडरलाइंग एबनॉर्मलिटी के तहत जो है वो बॉडी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किडनी डिजीज़ है, कोई आर्टरीज के अंदर डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोई एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल एड्रिनल मेड्यूला के अंदर ट्यूमर हो गया है, किडनीज़ के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, नेफ्राइटिस हो गया है, तो इस तरीके की कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसकी वजह से बॉडी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इस टाइप के हाइपरटेंशन को हम कहते हैं कि दिस इज़ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब जहाँ पर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो ज़ाहिर सी बात है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं पेशेंट को, तो उसके साथ साथ जो है वो हम एक डाइट को भी रिकमेंड कर रहे होते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। और ये डाइट कहलाती है डैश डाइट। इट स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अब वैसे भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डिजीज़ हो रही है तो हम ये कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपनी डाइट के थ्रू जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करें, या जो चीज़ें हमें लिमिट करनी चाहिए, लिमिटेड कर देनी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ें हमें फिर अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो है वो सिंपल डाइट होती है। इसके अंदर पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लो फैट डेयरी फ्रूट्स को जो है वो यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रोल है, ट्रांस फैट्स हैं, इन सारी चीज़ों को जो है वो कम्प्लीटली कट ऑफ कर दें अपनी डाइट के अंदर से। इसके अलावा या फिर इसको बहुत ही लिमिटेड कर दें। इसके अलावा जो होल ग्रेन फूड्स हैं, फ़िश, पोल्ट्री, नट्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करें। इसके अलावा सोडियम यानी सॉल्ट इनटेक, स्वीट, शुगरी ड्रिंक्स, रेड मीट यानी बड़े का गोश्त, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लिमिटेड कर दें। एक रिसर्च स्टडी के अंदर जो है वो ये देखा गया कि जिन लोगों को ये वाली डाइट यानी डैश डाइट फॉलो करवाई गई, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो विदिन 2 वीक्स जो है वो कम हुआ। तो इससे यही पता चलता है हमें कि डाइट के थ्रू जो है वो बहुत कंडीशंस को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट होती है, इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर जो है वो हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, एथेनोलॉल है और प्रोपेनोलॉल है, तो ये दीगर जो है वो ड्रग्स हैं जो यूज़ हो रही होती हैं। ये सारी ड्रग्स जो है वो क्या करती हैं, ये ब्लड प्रेशर को यानी इंक्रीज ब्लड प्रेशर को हमारे पास कम कर रही होती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स हैं, देन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वेज़ोडाइलेटर्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, ACE इनहिबिटर्स हैं, ARBs इनहिबिटर्स हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमारे पास क्या करती है कि वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। इसके अलावा ये कार्डिक आउटपुट को जो है वो कम करती है। इसके अलावा जो हमारे पास अल्फा ब्लॉकर्स हैं, ये भी हमारे पास वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या करती हैं कि कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके जो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है हार्ट के अंदर, उसको ये कम कर रही होती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर हमारे पास कम होता है। वेज़ोडाइलेटर्स जो हैं वो वेज़ोडाइलेशन कराते हैं, जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है। इसके अलावा जो डायूरेटिक्स हैं, ये हमारे पास ECF वॉल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं। ये डायग्योरेसिस करवाती हैं यानी कि यूरिन एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से ECF या बॉडी का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है, कार्डिक आउटपुट कम होता है और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा जो ACE इनहिबिटर्स हैं, ये मैंने आपको जो एंजाइम बताया था कि जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ये ड्रग्स उसको ब्लॉक करती हैं। अब जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट ही नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, तो वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन है वो पूरा मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा एक होती है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब फॉर एग्जाम्पल एंजियोटेंसिन कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ये वाली ड्रग्स क्या करेंगी कि उसके रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाएंगी, जहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 ने बाइंड होना है। जब वो ड्रग्स ही उसकी जगह पर बाइंड हो जाएंगी तो एंजियोटेंसिन 2 को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो रिसेप्टर पर बाइंड हो और अपना काम कर सके। तो इस तरीके से ये सारी ड्रग्स जो है वो वर्क कर रही होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ये है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हम ऐसी क्लिनिकल पैथोलॉजी को कहते हैं जिसके अंदर जो बॉडी की मिनिमम मेटाबॉलिक नीड्स होती है उनको पूरा करने के लिए जो कार्डिक आउटपुट रिक्वायर होता है, अब हार्ट के अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं रही कि वो उस कार्डिक आउटपुट को जनरेट कर सके जो मिनिमम मेटाबॉलिक नीड ऑफ बॉडी टिश्यूज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है बॉडी के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब उतना भी कार्डिक आउटपुट हार्ट जनरेट नहीं करेगा, बॉडी की मिनिमम नीड्स भी जो है वो पूरी नहीं होंगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो कार्डिक आउटपुट जो है ये हमारे पास
is equals to है heart rate and multiply by stroke volume. Now if we see the determinants of stroke volume, so it has 3 determinants. Intrinsic health of myocardium यानी हार्ट की अपनी हेल्थ, प्रीलोड जिसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी कहते हैं. एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जितना ज़्यादा होता जाएगा कार्डिक फंक्शन हमारे पास उतना ही कम होगा. इसके अलावा जो तीसरा हमारे पास फैक्टर आता ही होता है आफ्टर लोड, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम इस डायग्राम से समझें तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मायोकार्डियम. ठीक है, एक तो इसकी खुद की जो हेल्थ है हार्ट की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. ठीक है, इन जनरेटिंग द कार्डिक आउटपुट. इसके बाद जो प्री लोड है यानी इसके ऊपर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जिसको हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो एक तरह से लोड के अंदर कंसिडर किया है कि जितना भी इसके ऊपर लोड अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि इसके लिए उतना कार्डिक आउटपुट जनरेट करना जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा. और तीसरे फैक्टर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो स्लोप इसको यहाँ से चढ़ के जाना है यहाँ पर कार्डिक आउटपुट जनरेट करने के लिए, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस को इसको जो है वो फेस करते हुए इसको पार करते हुए यहाँ तक पहुँचना है. तो ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं टू जनरेट द कार्डिक आउटपुट. अब फॉर एग्जांपल अगर इस हार्ट की जो है वो अपनी हेल्थ ही नहीं है अच्छी, यार ये बहुत वीक हार्ट है, तो क्या ये इस रेजिस्टेंस को जो है वो फेस करते हुए यहाँ तक इजीली पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकेगा. इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर प्री लोड को इंक्रीज़ करती जाऊँ, बहुत ज़्यादा मैं इस प्री लोड को इंक्रीज़ कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि तब भी ये इतने ज़्यादा प्री लोड के साथ बर्डनाइज होकर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर सकेगा. और तीसरा फैक्टर क्या है कि अगर इस नॉर्मल, एक होता है ना नॉर्मल रेजिस्टेंस होती है, एक होता है कि अगर बॉडी के अंदर किसी पैथोलॉजी की वजह से ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो अब अगर मैं स्लोप को इतना ज़्यादा हाई कर दूँ, इस रेजिस्टेंस को इतना ज़्यादा हाई कर दूँ, तो क्या ये है जो हार्ट है हमारा ये ईजीली इस स्लोप को जो है वो क्रॉस कर सकेगा? नहीं कर सकेगा. तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं टू जनरेट द कार्डिक आउटपुट. और जो हमारे पास फैक्टर था हार्ट रेट का, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट होता है टू जनरेट द कार्डिक आउटपुट. अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है तब भी इनफ कार्डिक आउटपुट जनरेट नहीं हो सकेगा. अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है तब भी इनफ कार्डिक आउटपुट जो है वो जनरेट नहीं हो सकेगा और वो मेंटेनेंस नहीं हो सकेगी. इसके बाद हार्ट फेलियर की होती हैं टाइप्स. एक होता है राइट हार्ट फेलियर और एक होता है लेफ़्ट हार्ट फेलियर. अगर आप लोगों को जो है वो हार्ट की पूरी एनाटमी को अगर आप दोबारा से रिव्यू करें तो राइट हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या था कि राइट हार्ट से जो है वो बॉडी से ब्लड आ रहा था और लंग्स के पास जा रहा था. ठीक है, अगर राइट हार्ट फेलियर हो गया है तो बॉडी के अंदर जो ब्लड है यानी कि जो वेनस ब्लड है जो इंफीरियर वीना कावा से और सुपीरियर वीना कावा से बॉडी हार्ट के अंदर आ रहा था और देन वो लंग्स में जा रहा था. तो राइट हार्ट फेलियर होने की वजह से जो बॉडी का ब्लड है वो बॉडी के अंदर ही क्या होना शुरू हो जाएगा? एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर कॉन्जेस्शन हो जाएगी, डिपेंडेंट एडिमा, एस्काइड्स ये बॉडी के अंदर होगा, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाएगा, जीआई ट्रैक्ट कंजेस्शन होगी. जाहिर सी बात है जब ब्लड जो है वो वहाँ पर ही पूल्ड अप होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये सारी जो है वो कंजेस्शन हमें नज़र आएगी पेशेंट के अंदर. एनोरेक्सिया होगा, जीआई डिस्ट्रेस, वेट लॉस, लिवर कंजेस्शन हो जाएगी. और इसके अंदर कौन सी साइंस आएंगी? इम्पेयर्ड लिवर फंक्शन. अच्छा, इसके अलावा अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर है तो क्या है कि बॉडी के अंदर जो है वो जितना ब्लड सप्लाई होना है वो चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी. तो जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ होगा. ठीक है, टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड सप्लाई सही तरीके से प्रॉपर नहीं होगी तो साइनोसिस की तरफ पेशेंट जाएगा, हाइपोक्सिया होगा यानी कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, पल्मोनरी एडिमा होगा. पल्मोनरी एडिमा के जो है वो रिजल्टेंट में ऑर्थोपनिया होगा, यानी कि जब पेशेंट जो है वो लेटेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो उसको कंजेस्शन फील होगी, एसओबी की कंडीशन आएगी यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन आएगी. और जब वो बैठेगा तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो रिलीव हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया. ठीक है, और इसके अलावा कफ, स्प्यूटम, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें लेफ़्ट हार्ट फेलियर के अंदर नज़र आएंगी. अच्छा, हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट क्या है कि बॉडी से जो है वो एक्स्ट्रा सोडियम फ्लूइड को जो है वो रिमूव कर दिया जाए.
ऐसी मेडिसिन्स को यूज़ करते हुए, फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या था कि ये बॉडी के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर करा रहा था। तो जब हम इस एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देंगे, फॉर एग्जांपल हम स्पैरोनोलेक्टोन यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर डिजॉक्सिन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगर सीरियस हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट चला गया है तो फिर डिजॉक्सिन यूज़ की जाती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट आप लोगों का आज कुछ भी नहीं है। असाइनमेंट जस्ट ये है कि आप लोगों को इस कोर्स और मैड स्पार्कल्स के लिए जो है वो फीडबैक देना है। ये आपका एज अ असाइनमेंट ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये भी ज़रूर सबमिट करवाना है और फीडबैक आप लोगों को देना है इस कोर्स से रिलेटेड, मैड स्पार्कल से रिलेटेड, और क्या चीज़ आप लोगों को इस कोर्स में अच्छी लगी, अच्छी बात क्या लगी आप लोगों को इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा कोर्स में अगर मज़ीद कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती थी तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड सजेशन आप हमें बता सकते हैं, बिकॉज वी ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस। और अगर कोई चीज़ आप लोगों को अच्छी नहीं भी लगी तो भी आप लोग अपना फीडबैक हमें दें। हम जो है वो मज़ीद अपने जितनी भी लैकिंग होगी अगर इस कोर्स के अंदर तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और कोई भी सजेशन देना चाहें आप रिलेटेड टू मैड स्पार्कल्स या फिर कोई मज़ीद कोर्स सेशन, कुछ भी आप लोग सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सजेशंस दें अपने। और इसके अलावा जो है वो रेफरेंस बुक्स मैंने यहाँ पर मेंशन की है दो, क्योंकि इस कोर्स का जितना भी लेक्चर जो है वो प्रिपेयर किया गया था वो मेनली इन दो बुक्स से जो है वो लिया गया था। और इसकी PDFs भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है वो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आई रियली अप्रिशिएट द कंसिस्टेंसी ऑफ ऑल ऑफ यू। एक कोर्स के साथ जुड़े रहना, आपने लगातार इस कोर्स के लिए अपना टाइम निकाला लर्निंग के लिए, सीखने के लिए। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर टेस्ट। और इसके अलावा मुझे भी ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें, मैड स्पार्कल्स की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। इस कोर्स में पूरी टीम की मेहनत शामिल है और जो भी आप लोग सजेशन देना चाहें बेफिक्र हो कि आप लोग सजेशन दे सकते हैं और फीडबैक ज़रूर दें। और रिमेंबर ऑल ऑफ अस इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। फिर आपसे जो है वो किसी और सेशन में, किसी और कोर्स के अंदर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें और हमें ज़रूर दुआ में याद रखें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।